अब तक हमने देखा कि डील फाइनल होने की खुशी में सुदेश जी अभिक को आज अपनी तरफ से पार्टी देने वाले थे और अभिक भी बिना कोई बहस किए सुदेश जी की बात पर मान जाता है। सुदेश जी प्रिया को भी पार्टी में आने के लिए मना लेते हैं, जिसके बाद सुदेश जी अभिक को शाम 7 बजे तैयार रहने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। सुदेश जी के जाने के बाद अभिक और उसकी टीम भी रेस्टरूम चली जाती है, जहां बाकी कोई तो अभिक से कुछ नहीं कहता, लेकिन अंजलि अभिक से बाहर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूछने लगती है तो अभिक कहता है बाहर जो भी कुछ हुआ वह सब सच था। अभिक तो इतना कहकर वहां से निकल जाता है, लेकिन अंजलि इसी बात पर पैनिक करने लगती है और कमरे का सारा सामान इधर उधर फेंक कर किसी को कॉल करने लगती है। अब आगे अंजलि पागलों की तरह किसी का नंबर डायल किए जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कॉल उठाने को तैयार नहीं था। तब भी अंजलि लगातार कोशिश कर जा रही थी। दोबारा कॉल करने पर कॉल की दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आती है, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, तुमने मुझे इस वक्त क्यों फोन किया है, इस टाइम तो तुम्हें कंपटीशन मेन्यू पर होना चाहिए, क्या बात है। कॉल की दूसरी तरफ से आए आवाज को सुनकर अंजलि गुस्से में और थोड़ा कांपते हुए बोली, पापा मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह अभिक तो दिन पर दिन अपना एक नया ही रूप दिखाता जा रहा है। मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। मैं इसको जितना ज्यादा समझने की कोशिश करती हूँ उतना और उलझती जाती हूँ, और आज तो इसने हद ही कर दी। दूसरी तरफ से एक आदमी की भारी आवाज आई, क्या हुआ, क्या कर दिया अब उसने। कॉल की दूसरी तरफ से आए आवाज को सुनकर अंजलि बोली, पापा आपको पता है आज हमारे कंपटीशन का फर्स्ट मैच मैंने अपने बल पर जीता था। उस अभिक ने तो एक क्वेश्चन का आंसर भी नहीं दिया था, लेकिन दूसरा साउंड उसने बहुत ही इजीली जीत लिया, जैसे वहाँ होना और ना होना उसके लिए कुछ मैटर ही नहीं करता। और तो और हमारे कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर भी उस गवार को जानते हैं। वो उसे जानते ही नहीं है बल्कि वो उसके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पूरी दिल्ली इस गवार के पीछे क्यों पागल है, ऐसा क्या रखा है इसमें। और हाँ, जो कुछ भी आज हुआ अगर मैंने आपको उस बारे में बता दिया ना तो आप भी यकीन नहीं करेंगे। अंजलि की बात सुनकर कॉल की दूसरी तरफ से आवाज आई, अरे भाई ऐसा क्या हो गया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। अपने पापा की आवाज सुनकर अंजलि बोली, पापा अब तो वह अभिक करोड़पति बन गया है। इतना सुनकर कॉल की दूसरी तरफ से आ रही आवाज के भाव अचानक ही बदल जाते हैं। उस आवाज में कुछ हैरानी और कुछ अजीब से भाव थे, जिन भावों को लिए फोन की दूसरी तरफ वाला शख्स बोला, क्या वह फटीचर करोड़पति बन गया। अपने पापा की बात और उनका सॉफ्ट एक्सप्रेशन सुनकर अंजलि उनको आज का सारा माजरा बता देती है। अंजलि के मुंह से सारी बात सुनकर कॉल की दूसरी तरफ वाला इंसान हैरान हो जाता है। उसे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह खुद नहीं समझ पा रहा था कि ऐसी सिचुएशन में वह क्या करे। तभी उसे अंजलि की आवाज आती है, पापा अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। मैं उसे ऐसे जितने नहीं दे सकती। आपको पता है ना कि इस कंपटीशन की तैयारी मैं कब से कर रही हूँ और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी जगह कोई और छीन ले। इसलिए आप कुछ भी कीजिए लेकिन अभिक को इस कंपटीशन से हटा दीजिए, वरना मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर कॉल की दूसरी तरफ वाला इंसान अंजलि को समझाते हुए बोला, अंजलि देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अगर अभिक की वजह से हम ये कंपटीशन जीत भी गए थे तो हमारे लिए तो यह अच्छी बात है ना, वैसे भी जीत तो तुम दोनों की ही होगी ना। अपने पापा की बात सुनकर अंजलि अचानक ही गुस्से में चीखते हुए और तिलमिलाते हुए बोली, यही तो, ये जीत हम दोनों की होगी, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं चाहिए। वह एक फटीचर है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी गवार इंसान का नाम मेरे साथ लिया जाए। वैसे भी मैं उसे रोज रोज देख के तंग आ चुकी हूँ। अंजलि की बात सुनकर कॉल की दूसरी तरफ आ रही आवाज थोड़ी कड़क हो जाती है और वह इंसान अंजलि को डांटे हुए कहता है, नहीं अंजलि, तुम कुछ भी ऐसी बेवकूफी नहीं करोगी जिससे तुम्हें या हमारे स्कूल को कोई भी नुकसान हो। माना कि मुझे अभिक के बारे में जानना था, लेकिन अपनी और अपने स्कूल की रेपुटेशन को दाव पर नहीं लगाना है। और वैसे भी क्या गारंटी है कि अगर हमने अभिक को इस कंपटीशन से निकाल दिया तो तुम ये कंपटीशन जीत जाओगी। पिछले 5 सालों से तो तुम ही हो जो कंपटीशन में हारती आ रही हो। अब तुम्हारे पास क्या गारंटी है कि तुम जीत ही जाओगी। अगर इस बार तुम फिर से हार गई तो अब तो कम से कम एक बार हमें अभिक पर विश्वास करना चाहिए। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल राजीव अग्रवाल थे, जो कि अंजलि के ही पापा थे। इतने दिन से जो इंसान अभिक पर नजरें रखे हुए था और वह और कोई नहीं बल्कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी अंजलि थी।
दिल्ली पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने ही अंजलि को अभिक की सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए कहा था और उन्होंने ही अंजलि को अभिक के साथ कंपटीशन में जाने के लिए मनाया था, क्योंकि वह अभिक की एबिलिटी चेक करना चाहते थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अभिक इतना ज्यादा इम्प्रेडिक्टेबल होगा। अभिक ने उन्हें आज वह कर दिखाया था जो वह सपने में भी नहीं सोच सकते थे। वह एक दिन में ही करोड़पति बन गया था। तो वही अपने पापा की बात सुनकर अंजलि का गुस्से से खून खौल रहा था। वह गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, आई डोंट केयर क्या होगा या क्या नहीं, लेकिन मैं उस गंवार को जीतने नहीं दे सकती हूँ। अगर आपसे कुछ नहीं होगा तो मैं खुद उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। अंजलि की ऐसी बातें सुनकर प्रिंसिपल राजीव अंजलि को समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, देखो अंजलि मेरी बात सुनो। लेकिन इससे आगे वह कुछ बोल पाते उन्हें कॉल के कट होने का साउंड आता है। कॉल कटने की आवाज सुनकर प्रिंसिपल राजीव अपना फोन अपनी टेबल पर पटक देते हैं और अपनी चेयर से उठकर अपने केबिन में चारों तरफ घूमते हैं और अपने हाथ से अपने फोरहेड रब करते हुए खुद से ही बदबदाते हैं, ये लड़की पागल हो गई है, इसे समझ तो कुछ आता नहीं है, कहीं ये कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इतना कहकर प्रिंसिपल राजीव टेबल से अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करने लगते हैं। कॉल उठाते ही प्रिंसिपल राजीव कुछ देर किसी से बात करने के बाद और उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद कॉल कट कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ माधवगढ़ गांव, आज ललिता जी विनय जी को दिल्ली सिटी हॉस्पिटल ले जा रही थी। उनके साथ अनीता जी भी जा रही थी। अनीता जी को विनय जी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वैसे अभिक की बनाई हुई औषधि पीने के बाद से विनय जी को अपनी हालत में सुधार तो महसूस हुआ था, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। इसलिए ललिता जी और अनीता जी के कहने पर उन्होंने हॉस्पिटल जाने का डिसाइड किया था। अनीता जी ने कल रात ही अभिक से बात की थी, तो उन्हें पता था कि अभिक इस समय कंपटीशन से फ्री हो गया होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि जब वह दिल्ली जा ही रही है तो एक बार अभिक से भी मिल लेंगी। इसलिए उन्होंने अभिक को कॉल लगा दिया। कुछ रिंग जाने के बाद ही अभिक ने कॉल उठा लिया था। अभिक भी अभी कुछ देर पहले ही सभी के साथ होटल पहुंच था। जैसे ही वह फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आया, उसे अपने फोन की रिंग होने की आवाज आती है। जब अभिक देखता है कि अनीता जी का कॉल है तो वह तुरंत ही फोन उठा लेता है। अभिक के फोन उठाते ही दूसरी तरफ अनीता जी की आवाज आती है और वह अपने सवालों की बारीक अभिक पर शुरू कर देती है। बेटा कैसे हो और क्या कर रहे हो? आज का तुम्हारा कंपटीशन का पहला दिन कैसा रहा? तुम्हारा सिलेक्शन हो गया या नहीं? अनीता जी के कॉल पर अचानक ही एक साथ इतने ज्यादा सवाल सुनकर अभिक अनीता जी से मुस्कुराते हुए कहता है, माँ बस कीजिए, कितने सवाल पूछेगी आप एक साथ? मैं धीरे धीरे करके आपको सब बताता हूँ। अभिक की बात सुनकर अनीता जी मुस्कुराकर बोलती है, अच्छा चलो ठीक है, बताओ अब। इतना कहकर अभिक अनीता जी को बताना शुरू करता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी होटल आया हूँ। मेरा आज का दिन भी बहुत अच्छा गया है और कंपटीशन राउंडर्स भी अच्छे से हो गए। सबसे बड़ी बात, मेरा फाइनल कंपटीशन राउंड में सिलेक्शन हो गया है। अभिक की बात सुनकर अनीता जी काफी खुश हो जाती है और अभिक को शाबाशी देते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन था कि मेरा अभिक ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन तो जीत ही जाएगा, अब बस फाइनल कंपटीशन और जीत जाओ। अनीता जी की बात सुनकर अब एक मुस्कुराते हुए बोला, हाँ माँ, वह भी जीत जाऊंगा। लेकिन आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप कैसी हैं और क्या कर रही हैं? अभिक की बात सुनकर कविता जी बोली, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे मौसा जी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं और ललिता उन्हें लेकर ही दिल्ली सिटी हॉस्पिटल आ रहे हैं। अनीता जी की बात सुनकर अभिक हैरान होते हुए अनीता जी से बोला, माँ, मौसा जी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। मुझे तो लगा था कि मेरी बनाई हुई औषधि पीने के बाद मौसा जी एकदम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन शायद उसने मौसा जी को कोई आराम ही नहीं दिया। कहीं मौसा जी पर उसे औषधि का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया? और मौसा जी को हुआ क्या है, क्या आप मुझे थोड़ा ठीक से बता सकती हैं? अभिक की सारी बात सुनने के बाद अनीता जी बोली, अभिक ऐसा नहीं है, अभिक की तुम्हारी बनाई हुई औषधि ने विनय को कुछ आराम नहीं दिया, बल्कि वह तो कल से बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। कल तो उनसे कुछ ना खाया जा रहा था ना पिया जा रहा था, वह ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आज वह ठीक हैं। मुझे लगता है उन्हें कोई और ही समस्या है। उनके पेट में दर्द रहता है, उल्टी आती है, खाना खाने का मन नहीं करता और भी ऐसी कई सारी परेशानियां हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज उन्हें डॉक्टर के पास ही ले चलते हैं। अनीता जी की बात सुनने के बाद अभिक भी अनीता जी से बोला, हाँ माँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मौसा जी को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत जरूरी है। आप लोग अस्पताल के लिए निकलिए, मैं भी आ रहा हूँ।
जहाँ तक मेरा अंदाजा है मुझे वहाँ होना चाहिए, क्योंकि मौसा जी को शायद कोई सीरियस बीमारी है। मैं आपको उसके बारे में अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन अस्पताल में आकर बता दूंगा। लेकिन आप ललिता मासी और मौसा जी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। बस मैं कुछ ही देर में आ रहा हूँ। अभिक की बात सुनकर अनीता जी भी अभिक से बोली, ठीक है तुम भी आ जाओ, हम लोग भी हॉस्पिटल बस पहुँचने ही वाले हैं। अनीता जी की बात सुनकर अभिक बोला, ठीक है माँ मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर अभिक कॉल कट कर देता है। अनीता जी अभिक की बात को समझ रही थी, लेकिन वह ये नहीं सोच पा रही थी कि विनय जी को क्या बीमारी हो सकती है। पर शायद अभिक विनय जी की कंडीशन के बारे में समझ गया था। आखिर समझता भी क्यों नहीं, उसके पास मेडिकल के ज्ञान का भंडार जो था, उसे किसी भी बीमारी के सिम्टम्स को देखकर ही सब समझ आ जाता था। अब क्या होगा आगे, आखिर क्या बीमारी है विनय जी को और क्या समझ गया था अभिक? क्या अभिक हॉस्पिटल टाइम पर पहुंच पाएगा और क्या वह आज की पार्टी भी अटेंडेंट कर पाएगा? क्या खिचड़ी पका रही है अंजलि और अंजलि को रोकने के लिए क्या करने वाले हैं प्रिंसिपल राजीव? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर ग्रोइंग हार्ट। हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। और अगर आप स्टोरी में कुछ अपने आइडिया चाहते हैं तो आप मुझे अपने आइडिया कमेंट कर सकते हैं या DM भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई स्टोरी स्माइलिंग फेस। राइटर मोली गोस्वामी।